हाय दोस्तों, आज की कहानी है नीलम के तड़फन को रतन ने कैसे पूरा किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, रतन ने कहा। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं यार्ड में ही जाकर डब्बे में बैठ जाऊंगा। प्लेटफार्म पर सभी जनरल डब्बे बिल्कुल भरे हुए ही आते हैं। रतन बोला, उन दिनों श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचती थी। रतन को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना था। रतन के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर हुए थे। वे कुछ दिनों से बीमार थे। वे किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे रतन ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। वह 1 साल से बेकार बैठा था। रतन 1 से 2 छोटी मोटी ट्यूशन करता था। उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसलिए पटना से दिल्ली जनरल डब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठा और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दिया है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। रतन माता पिता को प्रणाम कर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डब्बे में खिड़की के पास वाले सिंगल सीट पर कब्जा जमाकर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची तो चढ़ने वाले की बेतहास भीड़ थी। रतन जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वह इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने रतन के पास आकर कहा, आप इमरजेंसी खिड़की खोले तो मैं भी डब्बे में आ सकती हूँ। मेरे इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रतन ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तरबतर थी। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने रतन को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो रतन ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो वह झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वह चुपचाप बैठ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन बक्सर पहुंची। यह बिहार का आखिरी स्टेशन था। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से राहत मिली। रतन के सामने वाली सीट खाली हुई तो वह लड़की वहां जा बैठी। रतन ने लड़की का नाम पूछा तो वह बोली, नीलम। रतन बोला, मैं रतन। दोनों में बातें होने लगी। रतन ने पूछा, पटना में तुम कहाँ रहती हो? नीलम बोली, सगुना मोड़, दानापुर के पास। मैं बहादुरपुर। मैं पटना के पूर्वी छोर पर हूँ और तुम पश्चिमी छोर पर। दिल्ली में कहाँ जाना है? कल मेरा एक इंटरव्यू है। वाह, मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? नीलम बोली, लाल एंड लाल ला एस्टोस्टियस में। रतन तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला, वाह, क्या सुहाना सफ़र है। आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे। क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? रतन ने रजामंदी में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। रात भर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे सोते जागते रहे थे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी। इसके बावजूद काफ़ी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। रतन नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने लगा। रतन अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है। आगे काफ़ी ट्रेन फंसी है। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। नीलम यह सुनकर घबरा गई। रतन ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वेरी, हम दोनों यहीं उतर जाते हैं। यहीं फ्रेश होकर कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर सीधे कन्नाट प्लेस 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे।
दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया। फिर ऑटो रिक्शा से दोनों कंपनी पहुंचे। दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहनलाल ने दोनों को एक साथ बुलाया। मोहनलाल ने दोनों से कहा, देखो मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ। दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है। इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही जगह है। अब तुम लोग बाहर जा कर के तय करो कि किसे नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बता देना, मैं ऑफर लेटर इशू कर दूंगा। रतन और नीलम दोनों ने बाहर आकर बात की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। नीलम की माँ विधवा थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी। वह पटना के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। परिवार को उसी को देखना होता था। रतन ने नीलम के पक्ष में सहमति जताई। नीलम को वह नौकरी मिल गई। मालिक मोहनलाल रतन से बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व करते थे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तो किराए देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें थर्ड एसी का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ, जाकर पैसे ले लो। रतन ने पैसे ले लिए। नीलम उसे धन्यवाद देते हुए बोली, यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर मोहनलाल ने मुझे बताया कि तुमने मेरी खातिर बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और संपर्क में रहने को कहा। रतन जनरल डब्बे में बैठकर पटना लौट गया। उसने किराए का काफी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वे दोनों उदास हो गए। कुछ ही दिनों में रतन के पिता चल बसे। रतन किसी तरह 2 से 3 ट्यूशन कर अपना काम चला रहा था। जिंदगी से उसका मन टूट चुका था। कभी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाए, तो कभी सोचता गंगा में जाकर डूब जाए। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आती तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन रतन बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक 16 से 17 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके एक पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वह रतन के पास आकर बोला, भैया क्या आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपए का एक पैकेट है। रतन ने कहा, नहीं चाहिए पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकालकर कहा, आम का अचार है, चाहिए? पापड़ और अचार दोनों घर के बने हैं, माँ बनाती है। रतन के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपए ही बचे थे। उसने लड़के को देते हुए कहा, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुम इसे रख लो। रतन ने रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए। दूसरे ही पल वह लड़का गुस्से से बोला, मैं विकलांग हूँ पर भिखारी नहीं, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता, माँ बेटे पानी पीकर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपए रतन को लौटा दिए, पर वह रतन की आंखों में उम्मीद की किरण जगा गया। वह सोचने लगा, जब यह लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता है तो मैं क्यों मानूं। रतन के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे थे। वह कोलकाता गया। वहां के मंगला मार्केट से थोक में कुछ जुराबे, रुमाल और गमछे खरीद लाया। इंटरव्यू के बाद बचे समय में न्यू मार्केट और महावीर मंदिर के पास फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफी भीड़ रहती थी। रतन की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में रतन को कुछ झिझक होती थी, पर बाद में उसका इसमें मन लग गया। इस तरह उसने देखा कि एक हफ्ते में तकरीबन 700 से 800 रुपए तो कभी 1000 रुपए की बचत होती थी। इस बीच बहुत दिन बाद उसे नीलम का फोन आया। उसने कहा अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और माँ को भी साथ लाना। रतन माँ के साथ नीलम की शादी में सगुना मोड़ उसके घर गया। नीलम ने अपनी माँ, बहन और पति से उन्हें मिलवाया और कहा, मैं जिंदगी भर रतन की कर्जदार रहूंगी। मुझे नौकरी रतन की वजह से ही मिली थी। शादी के बाद नीलम दिल्ली चली गई।
रतन की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन नीलम का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति गुड़गांव की एक गारमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में हैं। कंपनी से मामूली डिफेक्टिव कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तुम चाहो तो उन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। रतन बोला, नेकी और पूछ मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर रतन उस पापड़ वाले लड़के का अस्थायी ग्राहक हो गया था। उसका नाम रामू था। हर हफ्ते एक पैकेट पापड़ और अचार की शीशी उससे लिया करता था। अब रतन महीने 2 महीने में एक बार दिल्ली जाकर कपड़े लाता और उन्हें अच्छे दाम पर बेचता। धीरे धीरे रतन का कारोबार बढ़ता गया। उसने कंकड़ बाग में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। बीच बीच में कोलकाता से भी थोक में कपड़े लाया करता। कारोबार बढ़ने पर उसने एक बड़ी दुकान ले ली। रतन की शादी थी। उसने नीलम को भी बुलाया। वह भी पति के साथ आई थी। रतन ने उस पापड़ वाले लड़के को भी अपनी शादी में बुलाया था। शादी हो जाने के बाद जब रतन अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था, रतन ने नीलम को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। नीलम ने कहा, अरे यार, नो मोर थैंक्स, हिसाब बराबर, हम दोस्त हैं। फिर रतन ने रामू को बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था। मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती रामू ने जगाया। तब रतन रामू से बोला, मुझे अपनी दुकान में एक सेल्समैन की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने हामी भरकर सिर झुकाकर रतन को नमस्कार किया। रतन बोला, अब तुम्हें घूम घूम कर सामान बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ के विधायक को अर्जी दी है तुम्हें अपने फंड से एक तिपहिया रिक्शा देने की। तुम उसे आसानी से चला सकते हो और आ जा सकते हो। रतन, नीलम, रामू और बाकी सभी की आंखें खुशी से नम थी। तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे।